Okay, let's start. Good morning. So many positive vibes today, nahi? Lots of positive energy. एक दिन हमेशा यूजुअली ऐसा ये दिन होता है जिसमें यंगस्टर्स हमेशा वेट करते हैं ये दिन आने का, नहीं पूरा साल में एक दिन ऐसा कैलेंडर में हमेशा दिखने का मन करता है. कैलेंडर मिलता है तो सबसे पहले क्या देखते हैं? बर्थडे का है कि नहीं? तो loads of excitements are there usually on this day in all youngsters including me. हाँ, थोड़ा थोड़ा क्या होता है कि एज आते आते थॉट्स चेंज होने लगता है. फिर आदमी सोचता है अरे मेरा एक साल और कम हो गया थोड़ा एज आते आते. बट अभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है. इट्स वंडरफुल. थैंक यू ऑल फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच थिंग्स एंड आई फील जैसे मेरे लिए आपने किया, बट ज्यादा मजा करने में आता है, करवाने में नहीं. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब मेरे लिए किया तो मुझे तो मजा आया, बट जिन्होंने किया उनको जो जॉय मिल रहा होगा, उनको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा, वो कंपैरेबल नहीं है. आप ये कभी करके देखना. मतलब इफ यू ऑर्गेनाइज अ बर्थडे you get immense satisfaction, even more joy, more satisfaction than the person whose birthday is being organized. So let us clap for those who took the initiative. Just a small appreciation. You have immense organization skills. Really आप में कितना काबिलियत है आप देखिए. सबको लेके चलना. ये एक ग्रुप है जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया. ये इंटरमीडिएट में भी हमारे साथ जुड़े हुए थे. इनका एक पर्टिकुलर यूएसपी है, एक खासियत है कि ये जब भी कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं ये जनता का खास ध्यान रखते हैं. मतलब जनता का एज इन कि बाकी लोग क्या खाएंगे, बाकी लोग क्या पिएंगे, इसका ज्यादा ध्यान रखते हैं. समझ गए? जैसे इंटर में भी मैंने देखा था कि मतलब बहुत बार होता है, हर बार बर्थडे में स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ करते ही हैं. तो इन जनरल सर के लिए करते हैं. सर के लिए केक है, सर के लिए ऐसा है, सर के लिए गिफ्ट है. बट बाकी जो हमारे ऑडियंस होंगे उनके लिए कौन क्या करता है? कुछ नहीं करता. कंट्रीब्यूट करके ऑडियंस के लिए हम क्यों करें, सर के लिए करेंगे. बट ये पर्टिकुलर ग्रुप मैंने देखा इंटर में भी इन्होंने जितना क्लासमेट था उसका भी एस्टिमेशन करके उनके लिए भी एक पूरा अरेंजमेंट किया हुआ था. तो दिस इज वन वेरी गुड दैट यू थिंक अपार्ट फ्रॉम योर सेल्फ फॉर अदर्स एज वेल. दिस इज वेरी नाइस एंड दिस इज आवर ओनली वैल्यू सिस्टम. एक आपको बात बताते हैं. हम इंसान ह्यूमन आर बॉर्न विथ अ प्रिंसिपल एंड दैट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ गिव एंड टेक. हम इंसान एक प्रिंसिपल पे चल रहे हैं. प्रिंसिपल का नाम है गिव एंड टेक. सुन के आपको कमर्शियल लग रहा होगा, बट ये सत्य है, कमर्शियल नहीं है. ये ह्यूमन का गाइडिंग प्रिंसिपल है. It's not take and give. It's not take and give. It's give and take. जैसे एक सिंपल इंस्टेंस आपको बताते हैं, हिंदू मैथोलॉजी से थोड़ा सा रिलेट करके बताते हैं. अपने घरों में पूजा वूजा कभी आपने देखा होगा, ठीक है? तो पूजा में भी एक सीक्वेंस होता है कि पहले भगवान को बुलाते हैं, ठीक है? भगवान को बोलते हैं आप आओ, विराजमान हो. फिर उनको नहलाते हैं, मतलब मंत्र वंत्र में उनको नहलाया जा रहा है. फिर उनको कपड़ा पहनाया जा रहा है. फिर उनको प्रसाद खिलाया जा रहा है. फिर उनको सजाने गजाने के लिए सुगंध वगैरह लगाया जा रहा है, टीका लगाया जा रहा है, गुलाल रंग चढ़ाया जा रहा है. फिर उनकी वंदना की जा रही है. वंदना में उनकी प्रशंसा की जा रही है. आप तो इसको मार दिए थे, आप तो उसको मार दिए थे, आप उसको तार दिए थे, इनका कल्याण कर दिए थे. अगर आप इंटरनली उनका अर्थ समझोगे. और फिर लास्ट में जब सब कुछ हो जाता है तो इन जनरल सोचो, मैं आपको बुलाया, नहलाया, धुलाया, खिलाया, आपका पैर धोया, आपके लिए नए कपड़े लाया, आपका वंदना कर रहा हूं, प्रशंसा पे प्रशंसा कर रहा हूं. लास्ट में आप क्या बोलोगे? अरे भाई बोल आज क्या चाहिए. है कि नहीं? तो वहां से भगवान बोलते हैं लास्ट में
जब आप मन से करते हो तो बोल अब क्या चाहिए, इतना कर दिया, मेरा अब क्या चाहिए, अब क्या चाहिए। तो लास्ट में हम लोग बोलते थे भैया मेरा ये वाला भी आप काम करवा दीजिए, मैं फिर आपको बुलाता रहूंगा। लेकिन इट्स गिव एंड टेक, इट्स नॉट टेक एंड गिव। भगवान आए और आते ही बोल दीजिए मेरे को ये चाहिए, फिर आगे आपका नहलाना धुलाना का कम होगा, ये फिर ऐसा नहीं है। गॉड को हमने ह्यूमन से ही रिलेट किया ना, ह्यूमन क्रिएचर है वो। तो प्रिंसिपल इज गिव एंड टेक। तो द मोर यू गिव द मोर यू गेट। You have to learn the art of giving. And giving is, it's never about giving everything. It's always giving in small, small bits and pieces, which, if you give also, and even if you don't get back against that, it should not pinch you. Give का एक रूल है, जब भी दो तो ऐसा ही दो कि अगर बदले में कुछ ना मिले तो दुख ना हो कि हमने तो इतना दिया। इसलिए भगवान की याचना जब करते हैं हम लोग, तो आप देखिए फूल प्रसाद कपड़े वपड़े के नाम पे हम लोग कितना छोटा छोटा ऑर्गेनाइज करते हैं, है ना। कोई बहुत बड़ा हाई क्वालिटी परफ्यूम तो नहीं लाते 15-20 हजार का, वो छोटा सा दुकान में 1 रुपया 2 रुपया का सुगंधित इत्र मिलता है, वो लगा देते हैं। तो दिया हुआ अगर बदले में नहीं भी मिला तो दुख नहीं होना चाहिए कि हम इतना कुछ खर्चा कर दिया था। करेक्ट, ये रूल है, गिविंग का रूल है, हमेशा थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं। हम लोग के दादाजी बोलते हैं देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम। लेना हो तो भगवान का नाम ले लीजिए, और देना हो तो हमेशा टुकड़ा में दीजिए, सो दैट यू डोंट फील द पेन ऑफ गिविंग। यू शुड ऑलवेज हैव अ जॉय ऑफ गिविंग, कि हम इतना सा दिया कोई फर्क ही नहीं पड़ा मेरे। तो उसी जॉय को ध्यान में रखते हुए हर बार मैं भी जैसे स्कूल डेज में चले जाता हूँ अपने बर्थडे पे। स्कूल में जैसे चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करते थे, पेन डिस्ट्रीब्यूट करते थे, पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट करते, तो मैं भी वैसे ही कुछ करता हूँ। ये आप भी तो स्टूडेंट्स ही हो। मेरे को ये कभी नहीं रहता कि मेरे लिए कोई कुछ करे, इवन जो कर रहा होता है मैं उनको रोकता हूँ, मत करो मत करो, ठीक है, क्योंकि आप करोगे तो आप मेरे से एक्सपेक्ट करोगे सर मेरे लिए करें, बट मैं नहीं कर पाऊं तो गिव एंड टेक का प्रिंसिपल है लाइफ में। बट वेन आई गेट अश्योर्ड कि नहीं ठीक है, यू आर डूइंग इट विदाउट एक्सपेक्टेशंस ऑफ गेटिंग इट, डू इट, इट इज वर्थ डूइंग इट। सो आई ऑल्सो ट्राई कि अगर आप कुछ नहीं भी करते तो आपके लिए गिफ्ट तो रेडी था छोटा सा, एंड इतना ही कि मेरे को दिया हुआ उतना दुख ना हो, स्मॉल गिफ्ट। So this, if you can carry it forward for future also. Like in birthday we have a lot of expectation कि मेरे को सुबह उठते ही आँख खुलते ही सरप्राइज मिले, मेरा रूम सजा हुआ हो, मेरे आसपास कोई गिफ्ट हो, कोई कार्ड हो, फिर मेरे मोबाइल में कुछ आया हो, सारा दिन मेरे को कोई रास्ते में भी मिले तो हैप्पी बर्थडे बोलता रहे। कुछ अलग लगता है कि कुछ होना चाहिए, बट एक्सपेक्टेशन क्या है आपका, हमेशा लेने का ही तो है। मैं ये थोड़ा सा रिवर्स करना चाह रहा हूं, लेने से अच्छा आप देने पे कंसंट्रेट करो, कि सुबह उठ के आप आंख जब खोलो तो आपके दिन में मन में पूरा प्लान होना चाहिए कि आज मुझे किसको किसको क्या क्या देना है। पूरा साल तो मैंने उनसे लिया ही है, दिस वे और दैट वे, तो दिस इज द डे वेयर आई वांट टू गिव। एंड गिव मतलब जितना आपका पोटेंशियल है, बोलते हैं ना यथाशक्ति, जितना आपका सामर्थ्य है, जो आप अफोर्ड कर सकते हो। मे बी स्मॉल चॉकलेट। आई हैड वन फ्रेंड, उनके पापा थे, वो हमेशा अपने पॉकेट में क्लोरोमिंट लेके घूमते थे। वो खाते नहीं थे, तो हम लोग जब छोटे थे, जैसे ही हमें देखते पॉकेट से निकाल के, वो खुद नहीं खाते थे, क्लोरोमिंट हमेशा पकड़ाते थे। तुमने पूछा एक बार कि अंकल आप हर बार ही देते हैं? ऐसे ही अच्छा लगता है बच्चा लोग को देने में, जो मिलता है। कभी कोई बड़ा लोग भी मांगते तो दे देते। एवरी डे 40-50 तो खरीद लेते थे, पॉकेट में रखते थे, जितने लोग मिलते रहेंगे अच्छा चलो एक क्लोरोमिंट। तो ये जो आर्ट है गिविंग का, इफ यू लर्न, आई एम टेलिंग यू, यू विल नेवर हैव एनी लैक्यूना। कभी कोई कमी नहीं रहेगी कि जिंदगी में। देने का अभ्यास ज्यादा रखना है, ना कि लेने का, राइट।
और फिर एक और प्रिंसिपल है, देखिए, जो मैंने अभी बीच में बोला, हमेशा कभी भी कुछ लेना है नॉन मॉनेटरी चीज भी किसी से, कोई फेवर लेना है, कोई काम लेना है, एक रूल है, सामने वाले की पहले प्रशंसा करो। प्रशंसा समझते हैं? तारीफ, जेन्युइनली, फेक नहीं, फेक समझ में आ जाएगा, जेन्युइनली कुछ अच्छे पॉइंट्स निकाल के उनको समझाओ। और देखो, ये मैं तो ऐसे रिलेट करता हूं, ये आज से नहीं चल रहा है, ये शुरू से चल रहा है। हम लोग सुबह सुबह उठ के भगवान की पूजा कर रहे हैं, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। क्या कर रहे हैं इसमें? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, इसमें कर क्या रहे हैं हम? व्हाट वी आर डूइंग? हाँ, सामने वाले की प्रशंसा कर रहे हैं और जेन्युइन बता रहे हैं, कोई फेक तो नहीं बता रहे। आपने ये किया है, तो जब आप इतना बड़ा काम कर सकते हो, इतना सा नहीं कर सकते, मेरा जिंदगी का कल्याण नहीं कर सकते? तो ये एक रूल है, मतलब यू हैव टू लर्न दिस आर्ट। तो ये कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, सबका चालीसा नहीं बन सकता, बट यू हैव टू लर्न द वे टू कम्युनिकेट, एंड इफ यू डू इट जेन्युइनली, यू विल सी थिंग्स कमिंग इन टू योर फेवर। लाइक आई फेस मेनी स्टूडेंट्स क्वेरीज, दे कम टू मी, सर ऑफिस में से परेशानी हो रही है, ये हो रही है, सर घर में भी परेशानी हो रही है, कई बार पेरेंट्स से परेशान हो जाते हैं। हाँ, आते हैं ऐसे स्टूडेंट्स, रोने लग जाते हैं बैठ के, सर कैसे समझाएं हम, अब समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को समझ ही नहीं रहे मेरी बात कोई। तो थ्योरी है ये सिंपल सी, आप उनको नेगेटिव्स दिखाओगे तो वो और नेगेटिव्स ही लौटाएंगे आपको। आप उनको पॉजिटिव दिखाओ कि आपने क्या क्या किया, आपने मेरे लिए कितना कुछ तो किया, तो ये इतना सा क्या है। तो ये भी एक तरीका है, गिव एंड टेक प्रिंसिपल। इसके ऊपर बहुत बड़ा लेक्चर है हमारा, बट आज हम इतना ही सीमित रखेंगे। एंड आई रियली thank to all of you who bear this. You have sacrificed your almost an hour for this program. Okay, तो आज की पढ़ाई शुरू की जाए। हाँ जी, ओके। पिछले दिन हमने क्या पढ़ाया था जी? ट्रेडिशनल वर्सेस स्ट्रेटेजिक। उसमें ट्रेडिशनल का ऑब्जेक्टिव बता दीजिए ना, मेन ऑब्जेक्टिव। कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन। अच्छा, अपना स्ट्रेटेजिक का मेन ऑब्जेक्टिव 3 शब्द थे, सस्टेनेबल, कॉम्पिटिटिव, एडवांटेज। उसको पाने का 2 रास्ता था, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और कॉस्ट लीडरशिप। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन लाने का 3 कीवर्ड था, क्यू में क्वालिटी, इनोवेशन, सर्विस रिस्पॉन्सिवनेस, कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस। अब डिफरेंशिएशन आने का फायदा क्या है? डिफरेंशिएशन लाने का फायदा क्या है? प्राइस ज्यादा चार्ज कर सकते हैं, या फिर प्राइस सेम रख के फीचर्स ज्यादा देकर मार्केट ज्यादा कैप्चर कर सकते हैं। और दूसरा, कॉस्ट लीडरशिप कैसे कैसे आता है? एक्सेस टू लो कॉस्ट रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी, वेरी गुड। और वेरी गुड, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। बेटर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का एक एग्जांपल आपको देते हैं। आपने वो एक चॉकलेट खाया है जिसके अंदर में वो खट्टा आम निकलता है, पल्स। वो खट्टा आम का फ्लेवर है, अंदर में ना आप देखे उसको तोड़ के काला नमक भरा हुआ रहता है, देखा आपने? इसका मैन्युफैक्चरर कौन है ये मालूम है? जो कंपनी रजनीगंधा बेचता है ना, वो कंपनी इसका बिजनेस लिया। हाँ, धर्मपाल सत्यपाल ग्रुप, डीएस ग्रुप, ठीक है। पल्स 2 साल में 100 करोड़ का प्रोडक्ट बन गया। कैसे बना? उसके ऊपर कंपनी ने कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, लेकिन हर गली में, हर दुकान में मिलने लगा। कैसे? उन्होंने रजनीगंधा खरीदने वालों पे कंडीशन लगा दिया। जो रिटेलर्स रजनीगंधा खरीदते थे उनके ऊपर कंडीशन लगा दी, 1 डब्बा पल्स लेना पड़े तो रजनीगंधा नहीं मिलेगा। समझे?
लो कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेट करने का कोई अलग से कॉस्ट लगा ही नहीं, उसी के साथ जबरदस्ती कोलैबोरेट करके दे दिया, और फिर सच में प्रोडक्ट ऐसा था कि फिर वो लोग बाद में मांग मांग के खरीदने लगे। तो दिस गिव्स लो कॉस्ट एडवांटेज। अब इसमें चॉकलेट तो 1 रुपया में हम लोग को दे देता है, तो इमेजिन करो हम लोग 1 रुपया में खरीद ले रहे हैं, तो फैक्ट्री में कितना में बन रहा होगा? हाँ 50 पैसा, मुझे तो लगता है 10 पैसा में ही बनता होगा। ठीक है, रिटेलर भी कमा रहा है, होलसेलर भी कमा रहा है, करेक्ट, उसके ऊपर भी कोई और चैनल में बैठा होगा तो वो भी कमा रहा है, प्लस कंपनी भी कमा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो कमाई डिफरेंट लोगों में बढ़ रही है, तो कॉस्ट और भी कम होता होगा। तो इट इज लाइक 10-20 पैसा का बनता होगा मैक्सिमम, और फिर 1 रुपया में हम लोग को मिल रहा है। तो फैक्ट्री लेवल पे उतना कमाई नहीं करते, मेनली कमाई थोड़ा सा ज्यादा, सबसे ज्यादा कमाई रिटेलर ही करता है, तो आपको पता ही होगा, रिटेलर सबसे ज्यादा कमाता है मार्जिन रेट में, होलसेलर से भी ज्यादा रिटेलर ही कमाता है। तो फैक्ट्री लेवल पे कमाई बहुत कम आती होगी, बट इनका वॉल्यूम हर रोज घूमता है तो इनको कमाई मिलता है। तो एनीवेज, लो कॉस्ट एडवांटेज का ड्रॉबैक बताइए। कॉम्पिटिटर कॉपी कर सकता है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो कॉम्पिटिटर कॉपी कर लेगा, उसका रेमेडी क्या है? रेमेडी कंटिन्यूअस आप कॉस्ट रिडक्शन करते रहिए। और क्वालिटी का रेमेडी क्या है? प्रॉपर ट्रेनिंग देते रहिए मैनेजर्स को, नहीं तो वो लोग समझ नहीं पाएंगे कॉस्ट रिडक्शन किस लेवल तक हमें करना है। वेरी गुड। कॉस्ट रिडक्शन का एडवांटेज क्या है, मतलब कॉस्ट लीडरशिप का एडवांटेज क्या है? व्हाट इज एडवांटेज? यू कैन चार्ज लोअर प्राइस, और इफ यू आर चार्जिंग द सेम प्राइस देन यू विल बी एबल टू इंक्रीज योर प्रॉफिटेबिलिटी। चलिए, ऐसी देखिए कुछ बेसिक बातें जब होंगी, जैसे बेसिक चैप्टर था, उसका सारा चीज आपको याद होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है एक सब्जेक्ट के लिए। जैसे आप अकाउंट्स जब पढ़े थे तो आपको याद हो पहले गोल्डन रूल रटाया गया था, व्हाट आर एसेट्स, लायबिलिटीज, ये सब आपको रटना पड़ा था, मतलब समझ के, या जैसे भी बार बार रिवीजन करके, जिस तरह से भी आप समझिए। रटना मतलब मैं तोते की तरह रटने की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूं समझ के या रिवीजन कर करके उसको हमेशा आगे रखना है माइंड में, टू अंडरस्टैंड द एंटायर अकाउंट्स। सिमिलरली हम लोग भी कुछ अभी बेसिक्स ही पढ़ रहे हैं, और ये बेसिक्स एग्जाम में डायरेक्टली कितना आएगा हमें नहीं पता, बट ये सब आपको हर समय अपने माइंड में आगे रखना है, सो दैट यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग अदर सब्जेक्ट्स, अदर पोर्शंस ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है जी। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, आपका एक बहुत ही संगीन चैप्टर है इंस्टीट्यूट मैट में। इस चैप्टर का नाम है डिसीजन मेकिंग। चैप्टर का नाम इंस्टीट्यूट मैट में डिसीजन मेकिंग, और ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत वास्ट है, इसलिए इसको मैंने बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर्स में तोड़ रखा है। ठीक है, इस डिसीजन मेकिंग सेगमेंट में पहला रेलेवेंट कॉस्टिंग है। आपको इंस्टीट्यूट मैट में रेलेवेंट कॉस्टिंग नाम का कोई चैप्टर मिलेगा नहीं, ओके? तो मैंने इसको तोड़ रखा है। मेरे मैट में डिसीजन मेकिंग नाम का चैप्टर नहीं मिलेगा, अपने मैट में डिसीजन मेकिंग नाम का चैप्टर नहीं, अपने मैट में उसका ब्रेकअप है। तो उसमें पहला ब्रेकअप है रेलेवेंट कॉस्टिंग। दूसरा आपको इसमें हम पढ़ाएंगे सीवीपी एनालिसिस। तीसरा हम आपको पढ़ाएंगे इसमें मेक और बाय। चौथा हम आपको पढ़ाएंगे इसमें की फैक्टर। पांचवा पढ़ाएंगे सब कॉन्ट्रैक्टिंग। नहीं लिखेंगे? छठा आपको पढ़ाएंगे अदर एरियाज एंड सर्विस सेक्टर। सातवां आपको पढ़ाएंगे लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग, कैन यू इमेजिन द वॉल्यूम ऑफ द चैप्टर? अगर हम एक ही चैप्टर रख देते ना डिसीजन मेकिंग, तो ये चैप्टर चलता आपका 1.5 महीना,
और एक बच्चा का बेचारा का एक क्लास छूट गया तो बोलेगा मेरा तो 1.5 महीना गया, तो कॉस्टिंग बहुत टफ हो जाता उसके लिए। तो ठीक है, तो कॉस्टिंग को सिंप्लीफाई करने में मेरा एक इनिशिएटिव था, और वो सबसे पहला इनिशिएटिव यही था कि डिसीजन मेकिंग सतीश सर कैसे पढ़ाएं। ये इनिशिएटिव लेने से कॉस्टिंग मेरा सक्सेसफुल हुआ। मतलब मेरा भी एक सीक्रेट था ना, क्रैक था, कि डिसीजन मेकिंग चैप्टर के कारण कॉस्टिंग बच्चे छोड़ देते थे, और डिसीजन मेकिंग को तोड़ तोड़ के पढ़ाने से डिसीजन मेकिंग का भार ही खत्म हो गया। इंटरेस्टिंग बात एक और बता देते हैं, सीए न्यू सिलेबस में इसमें से कुछ भी नहीं आया था इस बार। बट ऐसा नहीं बोल रहे कि हर बार कुछ नहीं आता है, इस बार नहीं आया। हमारा रिव्यू वीडियो आपने देखा है क्या? जरूर देखिएगा एक बार, यूट्यूब में डाला हुआ है। उसमें इस बार सिर्फ 5 चैप्टर पे कॉन्सेंट्रेट करके इंस्टीट्यूट ने पूरा पेपर सेट कर दिया था सी न्यू सिलेबस में। बट हर बार ही 5 पे ही आएगा ऐसा नहीं है, आपको तैयारी तो इसकी करनी पड़ेगी। रियल वर्ल्ड में अगर कॉस्टिंग में कभी कोई काम पड़ा तो सबसे ज्यादा काम इसी में ही है, यहीं पे पूरा दिमाग तैयार होता है। ओके, और यही सबसे ज्यादा काम में आने वाला, मतलब ये चैप्टर्स ऐसे हैं कि आप इंस्टेंटली इसको अप्लाई करना शुरू कर दोगे, अपने आसपास से जोड़ना शुरू कर पाओगे। इस चैप्टर का मजा यहां पे है। ओके, तो आइए अपने शुरू करेंगे। आप ऐसा घबरा नहीं जाइएगा कि मैंने रेलेवेंट कॉस्टिंग नहीं किया सर, मेरे को सीवीपी समझ में आएगा क्या, ऐसा कुछ भी नहीं, सब इंडिपेंडेंट कर दिया। हाँ, कभी कभी मैं कनेक्ट करूंगा, जैसे आज की क्लास में शुरू किया तो पिछला दिन थोड़ा सा पूछ लिया ना, तो ऐसे मैं पूछता तो रहूंगा ही थोड़ा थोड़ा। बट ऐसा नहीं कि आपको बीच का कोई चैप्टर पहले का नहीं किया तो समझ नहीं आएगा, आप अपना कंटिन्यूटी मेंटेन करिए बस। ओके, सो टुडे वी हैव फर्स्ट चैप्टर नाउ, रेलेवेंट कॉस्टिंग। रेलेवेंट कॉस्टिंग, ये चैप्टर आपको दोस्तों डिसीजन लेना सिखाता है। इट टेक्स यू टू अ डिफरेंट माइंड फ्रेम वेयर यू बिकम अ डिसीजन मेकर। अभी तक यूजुअली क्या होता था कि हम लोग डिसीजन लेने की बात जब आती थी तो सीनियर के पास चल जाते थे, वो जो बोलते थे वो कर लेते थे। सीनियर कैसे बता पाते थे? वो एक्सपीरियंस से बता पाते थे। हमारा खुद का एनालिसिस हमेशा कमजोर रहता है। हम लोग इन जनरल भेड़ चाल में चलते हैं जी। देखिए, कोई भी मेरी बात दिल पे मत ले लीजिएगा, जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में चल रहा है वही आपको बता रहे हैं। हम लोग में हम भी इंक्लूडेड हैं। ओके, मुझे ये पढ़ाना आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि 100% मैं अपने जीवन में अप्लाई भी करता हूँ, क्योंकि जब अप्लाई करने की बात आती है ना, आदमी अपना प्रीचिंग खुद ही भूल जाता है। ऐसा होता है, एक्सेप्शंस हो जाता है कभी कभी। बट स्टिल दिस particular chapter teaches us how to take decision for ourselves also, how to take decision for others। अपने ऊपर अपना काम का डिसीजन लेना इजी है, ठीक है, भले ही देखा देखी में लीजिए या भले ही अपना एनालिसिस करके लीजिए, बट टू टेक डिसीजन फॉर अदर्स इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क, बिकॉज इफ यू आर गिविंग अ डिसीजन टू अदर्स एंड अदर्स एक्ट अपॉन इट, and if they are not able to succeed, the entire blame shifts to you. So it is a responsible task. You cannot just take it casually, करके देखो क्या होगा करके नहीं होगा। It has to be a proven thing. You can say a professional touch has to be given there, right? मैं जनरली क्लास में अलग अलग कोट्स बोलते रहता हूँ। आपको पिछले दिन भी एक कोटेशन बोला था, लर्न हाउ टू कुक, नॉट टेस्ट द फूड। वैसे यहां पे आज एक कोटेशन बोल रहा हूं, वॉट एवर यू आर टूडे, वॉट एवर यू आर टूडे इज बिकॉज ऑफ योर डिसीजंस ऑफ yesterday. Will you agree to this? अच्छा, आज सुबह क्लास आना है, फॉर एग्जाम्पल, एकदम छोटा शॉर्ट टर्म का बात हो रहा है।
इसका फैसला सुबह उठ के किए थे कि रात में सोते के पहले ही कर लिए थे? हाँ, रात में ही कर लिया होगा ना फैसला, कि सुबह उठ के सोचा अच्छा आज तो क्लास चलते हैं, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। तो ये आपको समझ में आ रहा है? वॉट एवर यू आर टूडे या वेर एवर यू आर टूडे इज बिकॉज ऑफ योर डिसीजंस ऑफ यस्टरडे। वेरी शॉर्ट का बाद ने बात किया, कल रात में सोच के सोया था तब तो सुबह उठ गया ना, ठीक है। ऐसे ही कभी ये सोचा था ना कि मुझे सीए बनना है, कॉस्ट अकाउंटेंट बनना है, तो फाउंडेशन इंटर का एग्जाम दिया तब तो फाइनल में पहुंचे। सो वॉट एवर यू आर टूडे इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ योर डिसीजंस ऑफ यस्टरडे। सो इससे लर्न क्या करना है, समझना क्या है, वॉट एवर या वेर एवर यू विल बी टुमारो will be because of your decisions of today. You cannot change the decisions of yesterday, but you can always take a wise decision for today so that you have a better tomorrow, right? And the decisions usually आपको खुद को लेना पड़ता है। एक समय होता है कि आपके नियर एंड डियर वंस आपके लिए डिसीजन ले लेते हैं, बट एक समय ऐसा भी आता है जो मे बी अभी से आ गया हो, ओके, अभी से आ गया हो ऑलरेडी, जिसमें आपको अपने फैसले खुद लेने पड़ते हैं, कोई आपको प्रेशराइज नहीं करता है। अब फैसले लेने का एक प्रोटोकॉल है, डिसीजन लेने का प्रोटोकॉल है, नहीं तो प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करे तो एक प्रॉब्लम होता है। आप देखना, साइकोलॉजिकल चीज बता रहा हूं, अगर हम प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते ना तो हर डिसीजन लेने में एक फियर फैक्टर रहता है। व्हाट इज दैट फियर? हाँ, अगर आप प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते, इन जनरल जब डिसीजन लेने की बात आती है तो देयर इज अ फियर फैक्टर। एंड व्हाट इज दैट फियर? फियर ऑफ फेलियर। और दूसरा एक और फील होता है अंदर में, व्हेन फेलियर स्टार्ट्स कमिंग इन, देयर इज अ फील ऑफ रिग्रेटिंग या गिल्ट, इट स्टार्ट्स बाइटिंग यू, हम ये किया ही क्यों, मतलब एंटायर पास्ट विल कम इन टू योर माइंड, ऐसा भी तो कर सकते थे, ये हुआ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये सब सिनेरियो होने लग जाता है। देयर इज इमेंस गिल्ट। एक तो गिल्ट और दूसरा फियर। ये कब होता है? जब आप डिसीजंस प्रोफेशनल तरीका से नहीं लेते। जब आप रैंडमली कुछ भी डिसीजन ले लेते हो तो ये फियर ऑफ फेलियर भी फेस करना पड़ेगा, ये गिल्ट भी फेस करना पड़ेगा। तो अगर आप अपने यहाँ पे जो पढ़ने वाले वो तरीका को फॉलो करके डिसीजन लोगे तो मैं ये नहीं बोलता फियर जीरो हो जाएगा या गिल्ट जीरो हो जाएगा, मैं ये बोल सकता हूं मिनिमाइज हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप अपने एग्जीक्यूशन पे ज्यादा फोकस कर पाओगे। हम लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है, डिसीजन तो ले लेते हैं बट एग्जीक्यूशन में हम अटक जाते हैं। अब आगे कैसे बढ़े? जैसे एकदम स्टूडेंट्स के लाइफ का सिंपल चीज बता रहा हूं। अभी तो आपने डिसीजन लिया, क्लास कर रहे हो, ठीक, क्लास खत्म हो जाएगी, सेल्फ स्टडी करने का बात आएगा। अब सेल्फ स्टडी अगर ऑर्गेनाइज तरीका से नहीं किया तो मन में ऐसा आएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मेरे जिंदगी में क्या ही चेंज आ जाएगा, मैं सीए बनना ही नहीं चाहता था, मैं तो कॉस्ट अकाउंटेंट बनना ही नहीं चाहता था, वो तो इसके चक्कर में आ गया, वो आ गया, वो आ गया। मतलब जब क्लियर नहीं है ना कि मैं क्यों बनना चाहता था, ऑर्गेनाइज तरीका से तो सोच के नहीं आया कि सीए बनना ही मेरा जिंदगी का कल्याण वाला रास्ता हो सकता है, वैसा सोच के नहीं आए। तो जब कभी भी फियर ऑफ फेलियर आता है ना, थोड़ा सा दिखने लगता है कि मैं हो नहीं पा रहा हूं, तो माइंड में बहुत सारा चीज पीछे में घूमना शुरू होता है। करेक्ट? तो हम नहीं चाहते कि आप वहां पे हथियार डाल दें, हम चाहते वहां पे भी आप कंसिस्टेंट रहें। फेलियर जब जब आने लगे तो उस समय को भी पहले से फोर्स ही किया जाए कि फेलियर भी आ सकता है, उस स्टेट ऑफ माइंड के लिए भी आज ही तैयारी की जाए। और वैसा सिनेरियो आने लगेगा तो बाईपास क्या है उसका, ऑल्टरनेट क्या है, वो भी हम आज ही खोज के रखेंगे। दैट इज द स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ डिसीजन मेकिंग, कि कोई भी सिनेरियो हमारा सोचा हुआ है ही। यू नो, बिग ऑर्गेनाइजेशन दे से दैट वी इन्वेस्ट among our entire operational cost or operational time, we invest 90% in planning and 10% in execution.
एग्जीक्यूशन हमारे लिए बहुत इजी होता है, वो 10% ही होता है हमारा, बट वी इन्वेस्ट मोस्ट ऑफ आवर टाइम एंड कॉस्ट इन प्लानिंग, दैट इज इन डिसीजन मेकिंग। बिग ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऐसा है, सो दैट व्हेन वी एंटर इनटू एनीथिंग वी डोंट लुक बैक। जैसे सोचिए ना, एग्जांपल में जियो आया मार्केट में, ठीक है, एक डिसीजन लेके आया, राइट? अब उसको चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़े, आप ऐसा मत समझिएगा, बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े। ये एयरटेल वाले, वोडाफोन वाले बात बात पे उनको कोर्ट में खींच के ले जाते थे, छोटे छोटे चीजों पर। वो अपना एक स्ट्रेटेजी लेके आया, बट बात बात में उनको मात दिखाने की कोशिश कर रहे थे, राइट? लेकिन जियो सबके लिए प्रिपेयर्ड था, वो पीछे नहीं हटा ना, वो समझ रहा था कि ऐसा केस होगा तो अपन क्या करेंगे। तो ये सब स्ट्रक्चर्ड तरीका है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आगे जो भी चैलेंजेस आएंगे उसको फेस करते रहेंगे। हर एक का एक सोल्यूशन पाने का तरीका है, जरिया है, उसको खोज कर फॉलो करेंगे। ये चैप्टर डिसीजन मेकिंग भी हमें सिखाता है। ओके, डिसीजन मेकिंग के लिए फ्रेंड्स मैं यूजुअली ये बोलता हूं कि मुझे सिखाना कम पड़ता है, मुझे सिर्फ ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। डिसीजन लेना आप सबको आता है, यू ऑल आर ए मैच्योर्ड क्राउड टू टेक डिसीजंस, आप सबको आता है। कोई भी आके कुछ भी कान में बोल दे और आप उसके हो जाएंगे, ऐसा तो अभी हो नहीं सकता आपके साथ। ये चैप्टर कोई इसलिए बच्चों को दिया भी नहीं गया था, स्कूल डेज में चैप्टर नहीं पढ़ाए थे, क्योंकि उस समय आपका माइंड मैच्योर्ड नहीं था, ठीक है? अभी आप जिस माइंड फ्रेम में हो, यू आर हैविंग इनफ मैच्योरिटी टू टेक डिसीजंस, इवन यू कैन टेक डिसीजंस फॉर अदर्स। जस्ट यू नीड टू लर्न अ प्रोफेशनल अप्रोच। जो दिमाग में कर ले तो उसको कागजी रूप में करना है, उसको डॉक्यूमेंट करना सीखना है, प्रेजेंट करना सीखना है, उसको ले जाके समझो। कभी कोई डिसीजन लेने का बात होता है ना, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, समझो मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हूं, आप हमारे कंपनी के एमडी हो, तो हमें कोई प्रपोजल समझ में आ रहा है कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हम आपसे ही पूछेंगे, बोलिए एमडी साहब क्या करना चाहिए। आप मुंह जवानी बोल दोगे, उसका कोई वैल्यू नहीं है। आप मुंह जवानी बोल दोगे सर करना चाहिए, मेरे हिसाब से करना चाहिए, उसका कोई वैल्यू नहीं है। टू हैव अ वैल्यू यू हैव टू प्रेजेंट अस। अरे थोड़ा दिखाइए स्लाइड शो में, पीपीटी वगैरह दिखाइए, कोई डॉक्यूमेंट दिखाइए, किस बुनियाद पर आप बोल रहे करना चाहिए। आपका बात का क्या वैल्यू? कल आपको कंपनी समझ में नहीं आया, आप दूसरा कंपनी ज्वाइन कर लिए, तो हमारा कंपनी में आपका बात का कोई वैल्यू नहीं है, फिर लिखा हुआ का वैल्यू है। तो लिखा हुआ का वैल्यू मानते हैं हम लोग। तो लिखना तो आना चाहिए, और इस तरह से लिखना आना चाहिए कि दूसरे कभी भी समझ जाए, आपके नीचे वाले भी समझ जाए, आपके ऊपर वाले लोग भी समझ जाए, आप भी कंपेयर कर पाओ कि पहले आपने डिसीजन लिया था तो किस बेसिस पे लिया था, आज जो डिसीजन ले रहे हो किस बेसिस पे ले रहे हो। हम लोग को लिखना सीखना है, हम लोग को डिसीजन लेना आता है। मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, आप देखना डिसीजन ले लोगे, बट मुझे सिखाना है डिसीजन को लिख के दिखाना। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप ध्यान से देखना, लिखने का काम करेंगे आराम से, आप माइंड चलाइए। सोचिए मिस्टर, क्या नाम है आपका? संदीप। संदीप जी के पास एक दुकान है, दुकान समझ रहे हैं ना, शॉप है, मतलब खाली शॉप है, अभी वेकेंट शॉप है। ये सोच रहे हैं इस शॉप में मैं एक छोटा सा धंधा कर लूं, बिजनेस कर लो, ओन बिजनेस। अब ओन बिजनेस करेंगे तो रेवेन्यू आएगा 1 साल का 1 लाख रुपया। उस रेवेन्यू को पाने के लिए खर्चा करना होगा 60,000 रुपया। फिर इनके दिमाग में आया, देखो अपना बिजनेस में बहुत और भी झमेला है, खाली रेवेन्यू और कॉस्ट देखने से नहीं होगा, समय देना होगा, बहुत हेडेक है, तो इससे अच्छा इसको भाड़ा पे लगा दो। ऑप्शन आया इनके पास, भाड़ा पे लगा दो। और भाड़ा पे जब लगा रहे हैं तो एक टेनेंट मिला, जिससे रेंटल इनकम
4,000 रुपया पर मंथ मिल जाएगा। अब इनको फैसला लेना है कि मैं अपने वेकेंट शॉप को ओन बिजनेस में यूज करूं कि मैं भाड़ा पे लगा दूं। लीजिए फैसला। हाँ, भाड़ा पे लगा दें। हाँ, अरे जो भी आपको लग रहा है कि मैं तो बोल रहा हूं ना, आपको डिसीजन लेना आता है, मैंने कहा मना किया। अरे भाई मैंने तो मना ही नहीं किया, आपको डिसीजन लेना तो आता ही है, तो डेटा देखते ही आप बोल दिए, क्योंकि आपका माइंड इतना तो अभी शक्ति रखता ही है कि हम ये सब छोटा मोटा कमर्शियल समझ जाएंगे। बट खाली बोलना नहीं है, अब ये बात को हायर अथॉरिटी को प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन पे काम करना है हमें। भाई साहब हम लोग ले दे के अकाउंटेंट ही तो हैं, मैनेजमेंट अकाउंटेंट बोलिए, कॉस्ट अकाउंटेंट बोलिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलिए, अकाउंटेंट माने प्रेजेंटेशन करना आना चाहिए। तो वो प्रेजेंटेशन कैसा होगा वो हम इस चैप्टर में आपको सिखाने वाले हैं। अच्छा, इसमें और भी आपको थोड़ा और मसाला लगा के बताते हैं। अब अपना शॉप है ना, तो इस शॉप का म्युनिसिपल टैक्स देना पड़ता है। वो टैक्स है 6,000 रुपया साल का। तो यहां पे भी टैक्स लगेगा क्या? लगेगा ही। ओनर शुड बियर द टैक्स। कितना रुपया लगेगा? 6,000। बोलिए अब कौन सा फैसला लें? अभी भी लेट आउट करेंगे? हाँ, मैंने एक कॉस्ट एक्स्ट्रा दे दिया फिर भी आपने अपना फैसला नहीं बदला। ठीक बोल रहे हैं क्या? एक बार सोच लीजिए। अरे हाँ ना तो बोलिए। हाँ, फैसला वही है, बदल नहीं रहे आप। मतलब मैंने ये कॉस्ट दिया और नहीं दिया, बात बराबर ही हुआ क्या फिर? ये नहीं लिखते तो भी आप वहीं थे, ये लिखने से भी आप मेरा अपना फैसला बदले ही नहीं। तो ये कॉस्ट नहीं भी लेने से आपका काम हो रहा था, वही डिसीजन आया। जो कॉस्ट आपके काम का नहीं था, जो आपका फैसला को बदल नहीं पाया, वो कॉस्ट है इररिलेवेंट कॉस्ट। इररिलेवेंट, जो आपका फैसला नहीं बदल पाया। कॉस्ट तो है बट फैसला नहीं बदल पाया। लेकिन आप समझिए, ये अगर 2,000 हो जाता तो आप फैसला बदल दे रहे हैं। इसका मतलब ये कॉस्ट रेलिवेंट कॉस्ट है। जो कॉस्ट आपका फैसला बदल दे वो रेलिवेंट है, जो फैसला अफेक्ट नहीं करता, डिसीजन को अफेक्ट नहीं कर रहा, वो इररिलेवेंट है। ठीक है, समझने के लिए सब आसान है, मैं पहले बोल रहा हूं, समझना बहुत आसान है। कॉस्टिंग हालत खराब होता है, हाथ पैर फूल जाते एग्जाम में, लिखे कैसे, शुरू कैसे करें। जैसे लॉ में भी होता है ना ऐसा, केस स्टडी पढ़ते हैं, ओ ये यस, अब यस के बाद दिख रहा 8 नंबर, क्या लिखे यार। ये तो केस हो गया पूरा, केस स्टडी केस पे केस करता है आपका जिंदगी में। कैसे लिखे यार, यस से ज्यादा क्लिक ही नहीं कर रहा है, 8 नंबर का क्वेश्चन है। करेक्ट, तो फिर ध्यान आता है कि क्वेश्चन ही कॉपी कर बेटा एक बार तो कुछ तो वजन बढ़ा इसका। बट कॉस्टिंग में आप क्वेश्चन कॉपी क्या करोगे, आपको प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है। ठीक है, मैं आपको ऑब्जेक्टिव समझा रहा हूं मेरा पढ़ाने का। 80% चीज आपको आता है, मैं खाली सिनेरियो दूंगा, आप बोलेंगे हाँ ये कर लीजिए। बट लिखने पे ध्यान दीजिएगा। लिखना पे अपना तरीका ज्यादा नहीं लगाएंगे, सर जो स्टैंडर्ड तरीका सिखाएंगे वो फॉलो करेगा, जिससे कि आपका हर सम बने, जिससे कि आप एग्जाम में टेक्निकल सम को भी हैंडल कर पाए, अपना रिवीजन भी अच्छा कर पाए। ठीक है, जैसे इसको लिखने का तरीका क्या है, तरीका नंबर 1। अच्छा एक काम करो, आप एग्जाम्पल लिखो, पहले साथ में लिखते हैं।
वही लिखा। अप्रोच नंबर 1। अच्छा, आपको अगर मैं बोलूं, मान लो कि आप प्रेजेंट करो, तो आप क्या करते मेरे को बताओ। हम्म। अगर आपको ऐसे ही अभी बोल दो कि आप प्रेजेंट करो, कुछ लिख के दो कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, तो क्या लिखोगे आप। इसमें प्रॉफिट निकालोगे, उसमें प्रॉफिट निकालोगे, यही तो करोगे। स्टेटमेंट बनाओगे, और प्रॉफिट उसका कितना निकालोगे आप, फर्स्ट वाले ऑप्शन का। हाँ, 34, और इधर 42। तो कंपेयर करके आप बता दोगे। तो आपने जो बताया वो एक अप्रोच है, वो हम लिखा रहे हैं अप्रोच नंबर 1। इस अप्रोच का नाम है टोटल कॉस्ट अप्रोच। टोटल कॉस्ट अप्रोच में क्वेश्चन में जितने कॉस्ट दिए होंगे सब आपका कैलकुलेशन में दिखाना होगा। शो ऑल कॉस्ट, शो ऑल कॉस्ट, यानी बोथ रेलिवेंट एंड इरेलीवेंट। शो ऑल कॉस्ट बोथ रेलिवेंट एंड irrelevant। तो पहला लिखो आप, ओन बिजनेस ऑप्शन। पर्टिकुलर्स और अमाउंट। पर्टिकुलर्स और अमाउंट इन रुपीज। रेवेन्यू कितना है, 1 लाख, लेस COGS 60, म्युनिसिपल टैक्स 6,000। सो आंसर इज 34। दिस इज द प्रॉफिट। ऐसे ही आप सबलेट ऑप्शन का लिख दो अपने आप। पर्टिकुलर्स और अमाउंट 2 लाइन में हो जाएगा। रेंटल इनकम 48,000 है ना, 48 लेस, हाँ, म्युनिसिपल टैक्स 6,000। सो आंसर इज 42। Profit here is 42. So you can conclude, therefore, Mr. Sandeep should opt for let out option. Let out na, as it has
an extra profit of ₹8,000, उसमें 8,000 ज्यादा कमाएंगे। तो ये अप्रोच 1 हुआ फ्रेंड्स। हमें अप्रोच 2 सीखना है। अप्रोच 2 का नाम है इंक्रीमेंटल अप्रोच। Incremental means difference between the two option. It is, you can say, equal to change between two options. Incremental approach is the change between two options. ठीक है। इस अप्रोच का एक खासियत है, चेंज बिटवीन टू ऑप्शंस लेके जब आप एनालिसिस करोगे तो जो इररिलेवेंट कॉस्ट है वो अपने आप हट जाएगा। सोच के देखो, मतलब जैसे मुझे चेंज लेना है तो मैं दोनों का रेवेन्यू का चेंज लूंगा। इधर कितना रेवेन्यू आ रहा है, 1,00,000, उधर कितना रेवेन्यू आ रहा है, 48, तो चेंज कितना आया, 52। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का चेंज लूंगा, ठीक है, तो इधर 60 है, इधर 0 है, तो 60 आ गया। म्युनिसिपल टैक्स का चेंज लूंगा, 6 - 6 0 हो गया। सो इस अप्रोच का क्वालिटी है कि यहां पे इररिलेवेंट कॉस्ट अपने आप हट जाएगा, 0 आ जाएगा वो। हियर इररिलेवेंट कॉस्ट would get eliminated as its change is equal to 0. Here irrelevant cost would get eliminated as its change is equal to 0. अब इसमें आपके पास ऑप्शन है, आप चेंज कैसे दिखाना चाहते हो, ओन माइनस लेट आउट से दिखाना चाहते हो कि लेट आउट माइनस ओन से दिखाना चाहते हो, ठीक है। तो कैसे भी दिखाया जा सकता है, इट्स योर चॉइस, इट्स इन योर हैंड्स। सो से मैं इंक्रीमेंटल निकाल रहा हूं, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बाय ओन बिजनेस माइनस लेट आउट। अगर मैं ओन बिजनेस माइनस लेट आउट कर रहा हूं ना, तो कैलकुलेशन आ रहा है ओन बिजनेस के लिए, मतलब ओन बिजनेस करेंगे कि नहीं करेंगे उसका फैसला हो रहा है। इंक्रीमेंटल प्रॉफिट आ रहा है ऑफ ओन बिजनेस, ओके, ऑफ ओन बिजनेस का कैलकुलेशन आ रहा है। So incremental revenue, इंक्रीमेंटल माने चेंज, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू 1,00,000 - 48, 52,
लेस इंक्रीमेंटल कॉस्ट, जैसे कि COGS 60,000 माइनस 0 तो 60,000। 60,000 माइनस 0 इज 60,000। म्यूनिसिपल टैक्स 6 माइनस 6 में कट गया, 0 आया। ये 0 इंडिकेट कर रहा है कि ये इररेलेवेंट था इसलिए हट गया। तो सर ये 0 लिखना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है, आगे से नहीं लिखेंगे। जब कोई 0 ही आ रहा है तो उसका नाम लिखने का जरूरत नहीं है। तो रिजल्ट आ रहा है नेगेटिव 8,000। इंक्रीमेंटल प्रॉफिट आ गया -8। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस ऑप्शन में आएंगे तो 8,000 का घाटा हो रहा है। अगर इस ऑप्शन में आने का फायदा होता तो अपन आते हैं। अब यही चीज अगर आप मान लीजिए ऑपोजिट में प्रेजेंट करते, यानी कि लेट आउट माइनस ओन बिजनेस में प्रेजेंट करते तो वहां पॉजिटिव 8 आता, या नेगेटिव 8 आ रहा है तो वहां पॉजिटिव 8,000 आता। तो ये अपोजिट आता है, ये ध्यान रखिएगा। एक में नेगेटिव आ रहा है तो दूसरा में ऑब्वियसली पॉजिटिव ही आएगा। तो आप यहां पे कैसे डिसीजन लोगे? एज इंक्रीमेंटल प्रॉफिट ऑफ ओन बिजनेस ऑप्शन as incremental profit of own business option is negative, as incremental profit of own business option is negative, the proposal should not, the proposal नहीं लिखकर ऐसे लिख सकते हैं, the proposal of own business should not be, own business should not be opted. इज इट फाइन? नेगेटिव है इसलिए उसको ऑप्ट नहीं करें। दैट इज मिस्टर संदीप शुड सिलेक्ट लेट आउट ऑप्शन। देखो ऐसा नहीं कि इस ये ऑप्ट नहीं हुआ तो फिर दूसरा वाला को फिर से इवेल्युएट करना है। एक में नेगेटिव आया तो ऑब्वियसली दूसरा में पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है तो उधर ऑपोजिट ही होगा। अप्रोच 3, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर अपने इसी अप्रोच पे खेलते हैं। दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच, ठीक है। इस अप्रोच में हम किसी एक ऑप्शन में अज्यूम कर लेंगे कि हमने उसको अप्लाई कर ही लिया। ध्यान से सुनना, हम अज्यूम करते हैं, सोचो हमने अपना ओन बिजनेस ही चालू किया, तो इफ वी आर डूइंग दैट देन आई हैव अ प्रेजेंटेशन। पहले माइंड में लाना होगा कि आप एक ऑप्शन में चले गए हो। अज्यूम करो कि आप ओन बिजनेस खोल लिए हो, अब क्या हुआ, ठीक है। तो इसमें
फॉर ओन बिजनेस ऑप्शन मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। पर्टिकुलर्स और अमाउंट इन रुपीज। Cost to be incurred for the offer। for the offer लिख रहे हैं, ऑफर माने डिसीजन नहीं होता है, ठीक है, भी डिसीजन लिख दिया। कॉस्ट टू बी इनकर्ड फॉर द डिसीजन, जो डिसीजन आप ले रहे हो अभी उसका नाम क्या है? ओन बिजनेस। तो उसके लिए आपको क्या खर्च करना पड़ेगा? ओन बिजनेस ऑप्शन का डिटेल देखिए, उसमें खर्च क्या होगा आपका? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा। कितना रुपया होगा? 60,000। अच्छा, इस अप्रोच का एक कंडीशन है कि आपको इररिलेवेंट कॉस्ट अपने आप खोज लेना है और उसको यहां पे लाना नहीं है। जैसे इंक्रीमेंटल अप्रोच का खासियत क्या था? वहां तो ऑटोमेटिक वो हट जा रहा था। टोटल अप्रोच का क्या काम था? कुछ काम अलग से था ही नहीं, जितना है सब लेना था। बट इस अप्रोच में एक इंटेलिजेंस चाहिए। यू कैन नॉट टेक इररिलेवेंट कॉस्ट इन प्रेजेंटेशन, ठीक है? तो मैनुअली एलिमिनेट इररिलेवेंट कॉस्ट एंड देन प्रेजेंट द स्टेटमेंट। मैनुअली आइडेंटिफाई irrelevant cost and ignore it। आइडेंटिफाई करके इग्नोर करिए। सीओजीएस हो गया। इसके बाद म्युनिसिपल टैक्स था, वो इररिलेवेंट था इसलिए मैं नहीं लूंगा, और कोई कॉस्ट है नहीं इस ऑप्शन में। उसके बाद ऐड करते हैं अपन बेनिफिट्स लॉस्ट ड्यू टू द डिसीजन। बेनिफिट्स लॉस्ट ड्यू टू द डिसीजन। नाउ व्हाट इज बेनिफिट्स लॉस्ट? अगर आप कभी भी कोई भी डिसीजन ले रहे हैं और उसमें दो रास्ते हैं, ए और बी, और दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ध्यान रखना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब होता है? अगर एक हुआ तो दूसरा नहीं हो पाएगा, ठीक है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑप्शंस हैं आपके डिसीजन में, तो ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बात उठेगा। इसलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नाम है यहां पे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और बेनिफिट्स लॉस्ट एक ही चीज है। कब ये बात उठता है? जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑप्शन है, मतलब जब हम ओन बिजनेस करेंगे तो हम क्या फिर लेट आउट भी कर पाएंगे? नहीं, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो अगर हम ओन बिजनेस करेंगे तो लेट आउट में जो इनकम होता वो इनकम हमारा फोरगो होगा। इनकम फोरगोन इज ओनली कॉल्ड एज बेनिफिट्स लॉस्ट एंड दैट इज ओनली कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये बेसिक्स तो है ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। हम लोग वैसे डिटेल डिस्कशन करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे, एक क्लास लगेगा मेरे को, बट एक बेसिक आइडिया तो आपको अभी मेरे से यहां पे ही ले लेना है कि जब कभी भी हम एक डिसीजन लेने जा रहे हैं, हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं और दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अराइज होता है। और वो कब होता है? जब हम एक में सोच रहे हैं कि ओन बिजनेस करें कि नहीं करें, तो इसमें जाने के कारण मेरा दूसरा वाला का इनकम तो अब नहीं आएगा। तो मैं ये ओन बिजनेस जब कर रहा हूं तो लेट आउट का इनकम फोरगो करके ओन बिजनेस कर रहा हूं, ठीक है? तो लेट आउट में हमेशा अगेन इस अप्रोच का खासियत क्या है? इररिलेवेंट चीजों को छोड़ के बात करें। लेट आउट में भी एक इररिलेवेंट आइटम था, उसको छोड़ दीजिए। उसके अलावा कितना इनकम था इसमें ये बताइए।
48 था। तो आप जब ओन बिजनेस करोगे तो व्हाट यू आर सैक्रिफाइसिंग इज दिस 48, what you are foregoing is 48. What is your benefits lost? 48,000. That is, I will say, relevant income from let out option. Relevant income from let out option. ये आ रहा है 48। ठीक है। सो टोटल कॉस्ट अगर आप देखें तो कितना आ गया यहाँ पे, 1,08,000। उसका फिर रेवेन्यू आपको मालूम है इस ऑप्शन का, व्हाट इज द रेवेन्यू ऑफ दिस ऑप्शन? 1,00,000। इस ऑप्शन का नेट रेलिवेंट कॉस्ट हम लोग बोलेंगे 1,08,000। रेवेन्यू ऑफ दिस ऑप्शन 1,00,000। तो 8,000 आपका कॉस्ट आ रहा है, नेट कॉस्ट। नेट कॉस्ट मतलब फायदा कि नुकसान? कॉस्ट माने फायदा कि नुकसान? नुकसान। इसी को हम लोग बोलेंगे इंक्रीमेंटल लॉस हो रहा है ये। नेट माने इंक्रीमेंटल। अभी इंक्रीमेंटल कैसे हो गया? क्योंकि दूसरा ऑप्शन भी तो यहां पे कंसिडर हो ही गया ना, तो इंक्रीमेंटल ही आ गया। आंसर वही आया, देखिए इंक्रीमेंटल लॉस 8,000 जो आपका प्रीवियस अप्रोच में आया था। आंसर अलग नहीं आता, आंसर सब तरफ से सेम ही आ रहा है। जो डिसीजन टोटल कॉस्ट में लिया वही डिसीजन इंक्रीमेंटल में लिया, वही डिसीजन अपॉर्चुनिटी में लिया। जस्ट प्रेजेंटेशन स्किल्स है, कैसे प्रेजेंट करना है। सो आप कमेंट करेंगे एज देयर इज एन इंक्रीमेंटल लॉस ऑफ ₹8,000 as there is an incremental loss of ₹8,000 comma own business should not be opted। ठीक है। अच्छा, यही वाला अप्रोच से मान लो आपको प्रेजेंट करना है फॉर लेट आउट ऑप्शन। जैसे ये वाला प्रेजेंटेशन हुआ था फॉर ओन बिजनेस, फॉर लेट आउट ऑप्शन प्रेजेंट करके दिखाओ तो क्या लिखते हो आप? वही फॉर्मेट वही है, कॉस्ट टू बी इनकर्ड, बेनिफिट्स लॉस्ट, वही लिखना है।
कॉस्ट टू बी इनकर्ड फॉर द डिसीजन, क्या खर्चा होगा इसमें? हाँ, जीरो, मतलब कुछ नहीं हुआ, नील। करेक्ट। म्युनिसिपल टैक्स नहीं लिखना है, आइडेंटिफाई करना होगा रेलेवेंट आइटम मैनुअली और उनको इग्नोर करना होगा। फिर ऐड क्या करोगे आप? बेनिफिट्स लॉस्ट ड्यू टू द डिसीजन। अब इसमें आपको इनकम पता करना है कि आपका इस ऑप्शन में आने से क्या इनकम फोरगो हो रहा है। इट इज इक्वल टू, वी विल से, इनकम फोरगोन फ्रॉम ओन बिजनेस। ओन बिजनेस का इनकम नहीं आएगा। रेवेन्यू कितना था उसमें? 1 लाख, और उसका रेलिवेंट आइटम से ही बात करिएगा। रेलिवेंट इनकम ध्यान रखना चाहिए, रेलिवेंट इनकम। सीओजीएस है 60,000, गया 40 आया, ठीक है। तो नेट कॉस्ट क्या हुआ यहां पे? नेट रेलिवेंट कॉस्ट आया 40, और इस ऑप्शन का रेवेन्यू कितना है? रेवेन्यू फ्रॉम दिस ऑप्शन, रेवेन्यू फ्रॉम लेट आउट 48। सो नेट में क्या आ रहा है अभी? प्रॉफिट आ रहा है कि कॉस्ट आ रहा है? तो ये आ गया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इज नथिंग बट योर इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। तो एज इंक्रीमेंटल प्रॉफिट इज पॉजिटिव 8,000, you should do this option only. As incremental profit is positive rupees 8,000, as incremental profit is positive rupees 8,000, Mr. Sandeep should opt for let out option. Mr. Sandeep should opt for let out option. सीखा आपने प्रेजेंटेशन? एग्जाम में 3 प्रेजेंटेशन कभी कभी मांगा है। ऐसा एग्जाम हुआ है जिसमें बोला है कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो को आप डिफरेंट अप्रोचेस से दिखाइए, और मेनी टाइम्स क्वेश्चन बस एक बार बोला है खाली आप बताइए क्या करें, कुछ उसमें बोला नहीं कौन सा अप्रोच से। तो आपके पास जो भी आपका अप्रोच क्लिक करे उससे कराइए। इस चैप्टर में हमारा मेन फोकस रहेगा मेजॉरिटी सम करने का, अप्रोच 3। ओके, सो ये हमें समझ में आ गया। इसमें एक और क्वेश्चन है मेरा, वो क्वेश्चन से ही सीए न्यू सिलेबस का आगमन होता है। सीए न्यू सिलेबस वालों के लिए सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं अलग से भी आइडेंटिफाई कर करके आपको बोलूंगा। बाकियों के लिए जनरल नॉलेज है, बट आपके लिए एग्जाम पार्ट है। क्वेश्चन ये है, आपने बोला लेट आउट ऑप्शन में जाइए, ठीक। What are the other factors that we should keep in mind before taking a final decision? Other factors means other than that monetary calculation of 8,000 rupees. What else I should keep in mind? Or I will say this way, in what circumstance you think Mr. Sandeep should go for own business option in spite of having lost there? मेरा क्वेश्चन समझ में आया? मतलब अभी ओन बिजनेस को आपने ना बोल दिया है क्योंकि उसमें 8,000 का लॉस है, बट फिर भी मिस्टर संदीप ओन बिजनेस ही करना चाहते हैं, ठीक है। या फिर लेट आउट में उनको आपने हाँ बोल दिया है, तो लेट आउट में आज हाँ लग रहा है, बट और क्या क्या फैक्टर्स है जिसको सोचना चाहिए सो दैट फ्यूचर में इस डिसीजन पे गिल्ट ना हो। मतलब ओवरऑल एस्पेक्ट से डिसीजन लेना है, और क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। यस, ओन बिजनेस कैन गिव मोर रिवॉर्ड्स इन फ्यूचर। रेंटल इनकम में तो ग्रोथ आने का कोई संभावना नहीं है, वो तो स्टैंडर्ड इन्फ्लेशनरी ग्रोथ आएगा।
ओन बिजनेस ग्रो कर सकता है। दिस इज वन वेरी गुड पॉइंट, जिसके बेस पे आज ओन बिजनेस कंपैरेटिवली लॉस में है। ओन बिजनेस में लॉस थोड़ी है। ओन बिजनेस का इंडिपेंडेंट तो प्रॉफिट था ना 34,000, तो बिजनेस लॉस में नहीं है। कंपेयर टू लेट आउट उसमें इनकम कम है, बट बिजनेस इज इन प्रॉफिट। सो देयर इज अ टेंडेंसी दैट ओन बिजनेस विल ग्रो, चांसेस होगा। और टेनेंट, टेनेंट का यू कैन से वन पॉइंट कि आपका टेनेंट कैसा है, उसका प्रोफाइलिंग देखना चाहिए, है ना, भरोसेमंद है कि नहीं है, टेनेंसी अग्रीमेंट के क्या पॉइंट्स है, क्या कंडीशन है, कितना टर्म के लिए आप दे रहे हो, रिन्यूएबल है कि नहीं है, जेन्युइन है कि नहीं है, टेनेंट कितना ख्याल रखेगा आपका प्रॉपर्टी का अपना समझ के। वो तो अग्रीमेंट में ये लोग हम लोग बांध देते हैं कि आप कोई भी डैमेज करोगे तो वी विल रिकवर लॉसेस। ओके, तो यू कैन से टेनेंसी अग्रीमेंट का क्लॉज बहुत अच्छा से देखना चाहिए। और टाइम फैक्टर मतलब वेरी गुड, वन वेरी गुड ऑप्शन इज बेटी कि जब आप रेंटल पे दे दोगे, ठीक है, तो मिस्टर संदीप कोई और काम भी तो कर सकते हैं ना, ठीक है, वो तो खाली हैं रेंटल में, तो उनका ऑक्यूपेंसी नहीं उतना, बट ओन बिजनेस में तो सारा फोकस अटेंशन खुद ही देना पड़ेगा। तो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स हर सिनेरियो ओरिएंटेड आपको सोचने होंगे। मतलब इस सिनेरियो में आपने 3-4 पॉइंट सोचा, बहुत अच्छा, ऐसे हर सिनेरियो में जा जाके जब जब हम आपको सम्स कराएंगे आपको पॉइंट सोचने हैं अदर फैक्टर्स पे। तो इसमें मैं लिखा रहा हूं व्हाट आर अदर फैक्टर्स, व्हाट आर द अदर फैक्टर्स that should be kept in mind before taking a final decision. Number 1, मिशन विजन ऑफ मिस्टर संदीप या ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओनर। वो क्या चाहता, क्या लॉन्ग टर्म में क्या चाहता है, समझे? वो लैंडलॉर्ड वाला बिजनेस में जाना चाहता है, भाड़ा पे जगह लगाओ और भाड़ा का इनकम खाओ, कि वो अपना बिजनेस करके कुछ अपना आइडेंटिटी बनाना चाहता है, तो उसको देखना चाहिए। दूसरा, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स एंड ग्रोथ ऑफ ओन बिजनेस। तीसरा, हाँ, टैक्स बोल सकते हैं आप, वो फ्यूचर बिजनेस सिनेरियो में ही आ गया सारा, टैक्सेशन इम्पैक्ट वगैरह वगैरह क्या है। ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ टाइम ऑफ मिस्टर ऑफ द ओनर बोल सकते हैं, ऑफ द ओनर इफ लेट आउट ऑप्शन is undertaken। कई लोग होते हैं ना, जैसे ऐसा सोचते हैं अरे भाड़ा पे लगा देंगे फिर करेंगे क्या, टाइम पास कैसे होगा जिंदगी में। जैसे सीनियर सिटीजन है, मानो संदीप सीनियर सिटीजन है, अब उसका जिंदगी में सब चीज खत्म हो गया जो होना था। अब सोच रहा है मेरे पास एक जगह है, हम भाड़ा पे लगाए कि ओन बिजनेस करें। भाड़ा पे लगा देगा तो फिर घर पे सोया रहो, उसका तो समय नहीं कट रहा है। तो ओन बिजनेस में जाके तो कुछ तो धंधा पानी चलाएगा ना, बुद्धि चलेगा। दुकान में रोज बैठेगा, लैंडलॉर्ड बन के तो दुकान में नहीं बैठ सकेगा, ठीक है।
ऐसे भी सोचते हैं ना, ये सोचने का तरीका है, यही आपका दिमाग खोलना है, सिनेरियो ओरिएंटेड थिंकिंग। फिर एक और आ गया टेनेंसी अग्रीमेंट। अब टेनेंट प्रोफाइल्स, किस तरह के टेनेंट मिलेंगे, उनका प्रोफाइल क्या है, ठीक है। अब वही मान लीजिए टीएमसी वाला कोई आ गया तो गया इनका घर तो ठीक है। आजकल देखिए यंगस्टर्स लोग कितना मतलब वैसा हो गया है, बुरा मत मानिएगा, हम भी यंगस्टर ही हैं, आप ये मत सोचिएगा कि हम आपको एक्सक्लूड करके बोल रहे हैं। तो बर्दाश्त का सीमा एकदम नहीं है, कुछ भी बोल दीजिए हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, माफी मांगो का नारा लगवा देंगे चारों तरफ। लिटरली दिस इज हैपनिंग। तो मैं भी अभी अचानक से कुछ बोल दिया, अगर अब कोई टीएमसी पार्टी वाला आप लोग में से मिल गया तो आप तो वीडियो का फोटो वोटो खींच के ये भी बोल रहा है, ऐसे कैसे बोल सकता है। अभी एक बार हुआ ऐसे, एक बैच में इंटर में मैं पढ़ा दिया, कंट्रोल अकाउंट्स पर चैप्टर करके पढ़ा रहा था, उसमें एक कोई ऐसी बात पे छेड़ दिया कि गुरु जो होते हैं वो हमें डायरेक्शन दिखा रहे हैं किस तरह से, ऐसा करके कमेंट किया था कि हम लोग अपने आप में ही अगर अपना गुरु को जागृत कर ले, विद इन आवर सेल्स देयर इज ऑलवेज अ टीचर, तो हमें बाहर का कोई गुरु का जरूरत नहीं है, बस ऐसा करके कुछ बोल दिया। तो हैदराबाद में कोई स्टूडेंट वो वीडियो देख लिया और इतना बड़ा ऐसे लिख के दिया कि आपको मैं इतना मानता हूं, ऐसा वैसा, आप गुरु होने के नाते दूसरों गुरुओं के लिए आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, बहुत डीपली इंटरप्रेट कर लिया। तो ये सब आजकल हो गया थोड़ा जमाने में, आप देखिए स्पीक आउट वाला कॉन्सेप्ट, तुरंत सब बोलना शुरू कर देते हैं, टैग मारना शुरू कर देते हैं, हड़ताल वड़ताल। तो मेरा कोई भी बात देखिए, मैं बस यही चाहता हूं कि अगर आपको कंफ्यूजन लगे, मिस इंटरप्रेट हो रहा हो, तो मेरे से मिल लेना, मेरे को उतना बाहर बार में मत खींचिएगा। कोई टीचर है, हम देखे वो सीएस स्टूडेंट्स को कुछ बोल दिए, हाँ बवाल लगा दिया सबको चलिए ठीक है, जस्ट दैट ये सिनेरियो थिंकिंग हमारा कंप्लीट हुआ। इससे आपने मॉरल क्या लिया कि बात कितनी छोटी सी थी फैसले लेने की, डेटा देखते ही काम हो चुका था, बट लिखने की जब बारी आ रही है तो समय लग रहा है और भी डिफरेंट तरीका से सोचना पड़ रहा है। अब इसी का एक और पॉलिश्ड वर्जन होता है कि इतना सा डिटेल देके हम आपको बोलेंगे मेक अ रिपोर्ट और राइट अ रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट, राइट अ रिपोर्ट टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इसका फॉर्मेटिंग फिर थोड़ा सा और डिफरेंट हो जाएगा, फिर वो लेटर के तरह जाएगा, चिट्ठी जैसे लिखते हैं, टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सब्जेक्ट, ठीक है, डिसीजन ऑफ ओपनिंग ओन बिजनेस और लेट आउट ऑफ आवर शॉप, फिर ऐसा करके डियर सर, पूरा चिट्ठी के हिसाब से लिखना पड़ता है, उसका फॉर्मेटिंग ही चेंज हो जाता है। वो जब सम्स में आएगा ना प्रॉपर, तब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे चिट्ठी के हिसाब से भी ये पूरा डेटा को प्रेजेंट किया जाता है। उसमें सारा यही चीज दिखाना होगा, बट लेटर की तरह लिखना पड़ता है। ओके, चलिए आपके लिए एक छोटा सा ब्रेक है, बहुत जल्दी शुरू करेंगे, एकदम छोटा सा ब्रेक है।